सो हेलो गाइस, आज हम 2023 का सेट 4 डीवाई करने वाले हैं। इससे पहले कि हमने सभी सेट्स करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। देखिए, ये सेट 4 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सो इसको पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा। इसके सभी ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे बड़ी आसानी से। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव को देखते हैं हमारे पास क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव है कि बिंदु P इतना दिया गया है कि उतना दिया गया है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमें बाई का मान निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। हमारे पास दो बिंदु हैं, ठीक है। हमारे पास दो बिंदु हैं, पहला बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है वो 10 मात्रक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मात्रक है। P बिंदु जो दिया गया है ये दिया गया है 2, -3 और जो Q बिंदु दिया गया है ये हमारे पास है 10, y। ये y है, ये हमें निकालना है, ठीक है। बीच की दूरी का आपको फार्मूला याद होना चाहिए इसके लिए। देखिए, बीच की दूरी की बात करेंगे तो बीच की दूरी का फार्मूला लगेगा। देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये वाला x1 होगा, ये y1 x2 और ये y2। तो हमें पहले बीच की दूरी का फार्मूला लिख लेता हूँ मैं। बीच की दूरी सूत्र होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ना, तो इसमें रख दीजिएगा। बीच की दूरी हमें कितनी दी हुई है? 10 मात्रक दी हुई है। अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट लगा दो। x2 कितना है? देखिए 10 है। x1 कितना है? 2 है प्लस y2 y है और माइनस का ये माइनस तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। देखिए, बाई का मान पूछा गया है ना, तो बहुत ही आसानी से निकल आएगा। 10 में से 2 का कितना बचा? 8 का स्क्वायर और ये हमारे पास y + 3 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास 10 और इधर कितना हो जाएगा? 8 × 64। और इसको अभी ऐसा ही रखिए, आगे आप इसको खोल भी सकते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा इधर अंडर रूट है और इधर अंडर रूट नहीं है। तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए हमें दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख दो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर। इधर 10 का है, इधर वर्क कर दो। वर्क करने का मतलब स्क्वायर लगाना, ठीक है। ये 64 प्लस y + 3 है ये पूरा, इसके ऊपर भी वर्क कर दो। इसके स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। इधर देखिए, इधर कितना हो जाएगा? 10 और इधर आ जाएगा हमारे पास 64। देखिए, a + b का होल स्क्वायर है। a + b का a की जगह पर y है और b की जगह पर 3 है। तो a स्क्वायर a यानी 22 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab ab, ठीक है। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा 64 है और ये 22 स्क्वायर, 3 × 3 = 9 और 2 × 3 = 6y 3 है, ठीक है। आगे देखिए, हमारे पास इधर 100 है। 64 और 9 कितने हो जाएंगे? 9 10 11 12 13 73 हो जाएंगे। और हमारे पास 22 स्क्वायर और ये 6y 73। ये आपका इधर ऐसे लिख लो, इसको थोड़ा क्रमबद्ध करके, सबसे बड़ी घात उससे छोटी, और ये 100 हैं और इधर 73 आ जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं ये हमारे पास आएगा 22 स्क्वायर 6y बराबर कितना बचेगा? 27 बचेगा ना। अब बराबर को हटा सकते हैं, तो इस बराबर को हटा लेंगे तो माइनस चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका आप गुणनखंड कर लीजिए। द्विघात समीकरण बन गई है, इसका गुणनखंड कर लीजिए। तो गुणनखंड करने के लिए देखिए, यहाँ पर दो संख्या हैं, दो यहाँ पर क्या था ना 27 है। तो आपको दो संख्याएं सोचनी जिनकी गुणा करें तो 27 है, जिन्हें जोड़े या घटाएं तो 6 आए। तो हमारी दो संख्या हो जाएंगी 9 और 3। 9 के 3 से गुणा करोगे तो 27 आएगा, 9 से 3 जाएगा तो 6 बचेंगे। यानी हमारी संख्या हमें मिल गई हैं। इसकी जगह पर आपने जो संख्याएं सोची हैं वो लिख दो। हमने 9 सोचा और 3 सोचा, बाई के साथ लिखना है। माइनस करोगे ना तो 6 आ जाएंगे। ये हमारा 27 है और ये 0, ये हट जाता है। देखिए, यहाँ से आपको कॉमन क्या मिल रहा है? बाई कॉमन मिल रहा है। यहाँ से बाई चला गया, 2 बाई था 1 चला गया और ये इस तरीके से। यहाँ से 3 कॉमन मिलेगा आपको। यहाँ y + 9 = 0। ये कॉमन वाले आपको एक साथ लिख लेने हैं, ठीक है। कॉमन वाले एक साथ लिख लो। ये बाई और ये -3, ये कितनी 2 बार है, इसको 1 बार लिख लो। जब पहले वाले को 0 के बराबर डालोगे जब, ठीक है, जब आप y - 3 है इसको 0 के बराबर डालोगे तो हमें y बराबर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और जब आप y + 9 है इसको 0 के बराबर डालोगे तो y बराबर हमें
माइनस का 9 मिलेगा। यानी बाई के हमें 2 मान मिले, एक मिला 3 और एक मिला माइनस का 9। तो हमारा देखिए माइनस का 9 और 3 आया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है, ऑप्शन में कहीं है कि नहीं है। देखिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बी में है, बी ऑप्शन है माइनस का 9 कामा 3, यानी कि आपका जो है उत्तर यही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। यानी एक पासे को उछालेंगे तो अभाज्य संख्या आने के कितने चांसेस हैं वो बताना है। इसको भी कर लेते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। देखिए एक पासे को उछालते हैं तो कितने परिणाम आते हैं, 6 परिणाम आते हैं, है कि नहीं। तो परिणाम कौन कौन से आते हैं पासे को उछालने पर। दूसरा क्वेश्चन है पासे को उछालने पर, पासे को एक बार उछालने पर जो परिणाम आएंगे वो आपके आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। हमारा प्रायिकता हमसे पूछी गई है ना, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है फार्मूला, प्रायिकता निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम वह होते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो संभव परिणाम देखिए, संभव परिणाम क्या है, आपसे पूछा गया है अभाज्य संख्या। तो यहाँ से यहाँ तक अभाज्य संख्या कितनी है, देखिए 2 है, 1 नहीं है। ठीक है, 1 नहीं है, अभाज्य संख्या 2 है, 3 है और 5 है, यानी 1 2 3 है आपकी अभाज्य संख्या। तो संभव परिणाम 3, कुल परिणाम कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। अब आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 3 कब 3 दूना 6। ठीक है, 3 दूना 6। तो इस तरीके से हमारा उत्तर आ गया 1/2। बड़ी आसानी से इसका उत्तर निकल आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि 26 कामा 156 का लासा 156 है तो मासा क्या होगा। यानी दो संख्याओं का हमें एलसीएम दिया गया है, हमें एचसीएफ निकालना है। लासा का मतलब एलसीएम और मासा का मतलब एचसीएफ। ठीक है भैया। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसी पर देखिए। हमें दो संख्याएं दी हुई हैं, उसमें से जो पहली संख्या है, पहली संख्या हमारे पास है 26, और जो दूसरी संख्या है वो कितनी है, दूसरी संख्या, ठीक है ये संख्या है, ठीक है ये संख्या है, दूसरी संख्या हमारे 156 है। और हमें इन दोनों संख्याओं का लासा दिया गया है, यानी एलसीएम दिया गया है, एलसीएम दिया गया है 156। हमें इनका एचसीएफ यानी मासा निकालना है। एचसीएफ का मतलब मासा निकालना है। तो आपको पता है दो संख्याओं का सूत्र क्या होता है, एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का की गुणा, ठीक गुणनफल लिखा हुआ, थोड़ा समझ जाइए थोड़ा, ठीक है। एचसीएफ गुणा एलसीएम ये होता है ना फार्मूला। तो दो संख्या हमारी 26 और 156 हैं, तो इनका गुणनफल यानी 26 और 156 का गुणन, यानी कि गुणा में लिख लिया। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ तो हमें निकालना है, और गुणा एलसीएम। देखिए एलसीएम कितना है, 156 है, ये 156 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 56, ये 26 है, 156 ये गुणा में है तो इधर आएगा बट्टे में आ जाएगा, और हमारा इधर क्या है, एचसीएफ है। ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या आया, 26, यानी कि एचसीएफ जो हमारे पास आया है वो सिर्फ और सिर्फ 26 आया है। तो एचसीएफ कितना आ गया, 26 आ गया। बड़ी आसानी से क्वेश्चन भी हो गया। तो हमारा ऑप्शन सही है, इसमें बी सही है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए चौथा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होगी। बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है और इनका एचसीएफ दिया गया है। दो संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा तीसरा है, हमें पहली संख्या यहाँ पर दी गई है 245 है, और दूसरी संख्या है 1037। इनका एचसीएफ, इनका हमें शेषफल दिया गया है 5। तो शेषफल को अगर आप घटाएंगे इन दोनों में से तो क्या निकलता है, इन दोनों में से देखिए 245 से 5 जाएगा तो 240 बचेगा, और यहाँ से घटाएंगे जब आप तो क्या इतना बचेगा, 1037 से घटेगा तो 1032 आएगा, ठीक है। हमारे पास अब ये दो संख्या आएंगी, क्या मतलब किया मैंने, शेषफल को घटा दिया। अब इन संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल लो।
जो HCF होगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है 240 और 1032 आया। चलो अब इसका हल करते हैं यहाँ से। ठीक है, हमने क्या किया, शेषफल को घटा दिया। 240 है और 1032 है, तो 240 को पहले आप गुणनखंड कीजिए। 200 यहाँ पर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और ये 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और ये 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 15 और 5 एकम 5। हमारे पास कितना आया, 2 कितनी बार आया देखिए 2, 1 2 3 4, तो 4 बार लिख लो, 4 बार लिख लिया। अब कितनी, ये देखिए 3 है और ये 5 है, किस मतलब तरीके से लिख लिया। अब 1032 है, अब इसका भी हमें गुणना पड़ेगा गुणनखंड, तो 1032 है, इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा देखिए 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 नेम 18। ठीक है, अब 3 से काटिए, 3 चौको 12, 3 तियाँ 9। अब किससे कटेगा ये, 43 को 43 से ही कटेगा ये। ठीक है, क्योंकि 43 किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो इसका गुणनखंड जो आया है वो आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 गुणा 43, 3 गुणा 43। हमें HCF ही निकालना है सिर्फ। ठीक है, तो HCF निकाल लो। देखिए HCF का मतलब जो दोनों तरफ हो, देखिए ये आपको यहाँ पर जोड़ा बनेगा, देखिए जोड़ा इस तरीके से ये बन गया इसका, और ये इसका बन रहा है, इसका ये बन रहा है और इसका ये बन रहा है। देखो बॉक्स वाले को एक बार लिखते हैं, तो बॉक्स के अंदर दो बार एक बार लिख लो, ये भी 2 बार है, इसको एक बार लिख लो, ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लो, ये भी 2 बार है तो इसे भी एक बार लिख लो। सॉरी ये 3 है ना, 3 का जो 3 लिखो यहाँ पर, फिर 3 लिख दो यहाँ पर। ठीक है, अब गुणा करा दीजिए। देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तियाँ 24, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 24 होगी। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए इसमें। हमारा ऑप्शन सी सही है, 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि समीकरण 2x² + ax + 6 = 0 का एक मूल 2 है तो a का मान क्या होगा। इस समीकरण का मुझे एक मूल दिया गया है और a का मान पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। हमें क्या है, एक चौथा क्वेश्चन है, दिया गया है 2x² + ax + 6 = 0 और इसका हमें एक मूल भी दे दिया गया है। इसका जो एक मूल है वो है कितना, 2 है, तो हमें a का मान बताना है। ठीक है, क्वेश्चन तो वैसे सिंपल है। इसका एक मूल दिया गया है यानी कि x का मान ये दिया गया है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर 2 रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए कितना है, 2 है और x है तो x की जगह पर मैंने बताया 2 रखिए, क्योंकि जो मूल है वही x का मान है, और a x फिर से है तो यहाँ पर भी 2 रखिए, और प्लस का 6 = 0। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा, 2a + 6 = 0, यानी कि हम कह सकते हैं 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14, और ये प्लस का 2a = 0, यानी कि 14 बराबर माइनस का 2a, 2 सते 14, यानी a का मान हमारे पास आ गया -7। ठीक है, कभी कभार कैमरे पर ध्यान नहीं रहता तो लिखता हूँ, दिखता नहीं है इधर वगैरह में, कभी कभार ऐसा लिखता हूँ कि आपको दिखता ही नहीं, कभी कभार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और आपको दिख ही नहीं रहा है, तो कभी कभार ध्यान हट जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। देखिए क्या है हमारा, इसका उत्तर क्या होगा बताइए। इसका उत्तर होगा -7, क्योंकि हमारा भी देखिए -7 ही आया है और इसका -7 सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का योगफल और अंतर दिया गया है। हमें योगफल 8 दिया गया, अंतर 2 दिया गया है, हमें संख्याएं निकालनी है। 2 संख्याओं का योगफल दिया गया है, अंतर दिया गया है। ठीक है, देखो 2 संख्याओं का योगफल, मान लीजिए 2 संख्याएं क्या है, हमें 2 संख्याएं निकालनी है ना, तो मान लो 2 संख्याएं x और y हैं। माना 2 संख्याएं x और y है। ठीक है, 2 संख्या x और y है, हमें दिया गया है इनका योगफल, यानी x और y का जो योगफल दिया गया है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा,
इनका योगफल दिया गया है 8 और इनका अंतर दिया गया है, ये पहली शर्त है, और दूसरी शर्त में अंतर दिया गया है x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया 2। ठीक है, हमें संख्या निकालनी है, तो इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। आप जब घटाएंगे या जोड़ दीजिए, चलो जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 8 और 2 10 हो जाएंगे। अब 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी x का मान आ गया 5, यानी कि जो पहली संख्या है वो 5 है। और दूसरी संख्या कैसे निकलेगी, y का मान, इसका 5 का मान आप इसमें रख दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर क्या था हमारे पास 8 था, तो जहाँ x है वहाँ पर जहाँ x है वहाँ पर 5 रख दो, तो 5 प्लस वाई बराबर 8, और ये y बराबर 8 माइनस 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3, यानी कि पहली संख्या 5 है और दूसरी संख्या 3 है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, 5 3 आया ना, तो इसमें देखिए 5 3 कौन से ऑप्शन में है, बी में, देखिए बी है 5 का 3, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल कैसे होंगे। मूल यानी डी आप निकाल लीजिए, डी अगर जैसा आएगा वैसे ही देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ये क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन आपका छठा था, हम 7वां कर रहे हैं। हमें दिया गया है 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। हमें मूल बताने हैं, मूल बताने का मतलब डी आप निकाल लीजिए, उसी हिसाब से मूल पता चल जाएंगे। तो डी बराबर क्या होता है फार्मूला, डी बराबर होता है, ये ऐसे नहीं होता, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो डी बराबर b, देखिए a है, ये b है और ये c है, तो b² यानी b का मतलब माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 4 है, और c कितना है 9 है। ठीक है, तो d बराबर देखिए 12 बार 144, 4 चौको 16, ऐसे गुणा कर लीजिए, 4 चौको 16 आएगा और 16 की 9 से गुणा कराएंगे, 4 चौको 16 और 16 की 9 से कराइए, 9 बचे बदल 9 छक 54, 9 एकम 9 और 5 14, यानी 144 आएगा ये भी। तो 16 ने में 144 होता है ना। अब आप 144 से 144 चला जाएगा तो मतलब 0 बचेगा, तो डी का मान क्या आ गया 0, यानी कि बराबर मूल है। जब डी का मान 0 आता है तो इसका मतलब होता है बराबर मूल है, बराबर या कह सकते हैं समान मूल हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए सी वाला ऑप्शन सही है, वास्तविक और बराबर। हमने बताया ना बराबर मूल आएंगे तो ऑप्शन आपका सी वाला सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हमें दिया गया है दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी, बीच की दूरी निकालनी है। चलो इसको भी बता देता हूँ। पहला बिंदु दिया गया है हमें 8वां क्वेश्चन, पहला बिंदु इसमें है 2,3 4,1, 2,3 दिया है और 4,1 दिया है। ठीक है, बीच की दूरी निकालनी है, ये वाला पहला x1 y1 x2 और ये y2। बीच की दूरी फार्मूला क्या होता है बीच की दूरी निकालने का, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है ना। देखिए क्या है, अंडर है, x2 कितना है 4 है, x1 कितना है 2 है, प्लस y2 कितना है 1 है और y1 आपका 3 है। इसे सिंप्लीफाई कीजिए ज़रा थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, और इधर ये माइनस का 2 बचेगा। तो कहने का मतलब हमारे पास आएगा 2 दूना 4 और ये 2 दूना 4, यानी कि हमारे पास आ जाएगा √8। ठीक है, तो √8 को आप कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, 2 कौन सा है भैया, ये वाला सी वाला। ठीक है, 2 अगला क्वेश्चन नवा है, समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर होगा, यानी डी पूछा गया है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए नवा क्वेश्चन है, हमें दिया गया है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। चलो इसका विविक्त यानी डी निकालना है। इससे पहले डी निकालें, आप गुणा कर लीजिए, देखिए इसकी इससे हो जाएगी, इसकी इससे हो जाएगी, यानी 3 3 9 x², पहले इसे सही करके लिखिए, 3 दूना 6x प्लस ये 1, 3 की 0 से गुणा होगी तो 0 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये समीकरण बन गई। अब आप जो है विविक्त कर यानी डी निकाल सकते हैं, विविक्त कर यानी डी। ठीक है, फार्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, तो d बराबर b कितना, देखो a b और ये c,
यानी बी कितना है -6 है, -4, ए कितना है 9 है और सी कितना है 1 है। देखो 6 छंग 36 -4 नियम 36, यानी डी बराबर क्या आ गया 0। तो विविक्त कर कितना होगा 0 होगा। ठीक है, तो विविक्त कर कितना है 0 है। कौन सा सही है बताइए ऑप्शन, आपका ऑप्शन डी सही है ना 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। ये वाला थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या है हमारे पास, दिए गए चित्र में, ये चित्र दिया गया है, ए बी सी के आधार बी सी के समांतर रेखाखंड डी खींचा गया है, यानी बी सी के समांतर ये डी खींचा गया है। डी बी बराबर 7.2 ये दिया गया है, ये वाला डी बी 7.2 दिया गया, ए ई जो दिया गया ए ई 1.8 दिया गया है और ई सी दिया गया है, ई सी इतना दिया गया है 5.4। हमें ए डी निकालना है, ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल है। देखिए एक त्रिभुज है, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें कौन सी प्रमेय लगेगी आपको याद करनी होगी, ये प्रमेय कौन सी लगेगी, सोचो प्रमेय कौन सी लगेगी। तब तक मैं चित्र बनाता हूँ। ए सी और ये बी है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाइन खींची गई है, ये ई है और ये डी है। ये वाली रेखा इसके समांतर है। ये वाला हमें दिया गया है पार्ट बी डी। क्वेश्चन में आप देखिए हमें बी डी दिया गया है 7.2, ये 7.2 है और ए ई दिया गया है 1.8, ये ई सी दिया गया है 5.4। हमें ये वाला बताना है। इसमें हम बता देते हैं आपको कौन सी प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय लगेगी। कौन सी लगेगी प्रमेय, थेल्स प्रमेय। क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज में इसके यानी कि इस वाले के सामने इस वाले के समांतर एक रेखा खींची गई है। ठीक है, जब ये वाली रेखा इसके समांतर होती है इसका मतलब थेल्स प्रमेय लगती है। और थेल्स प्रमेय के हिसाब से अगर देखें, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के हिसाब से जब ये वाली रेखा इसके समांतर होती है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि ए डी बटा बी डी, ए डी बटा डी वी बराबर ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। अब इसमें मान रख दीजिए, आपका उत्तर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ए डी तो हमें निकालना है। देखिए बी डी कितना है 7.2 है और ए ई कितना है 1.8 है, ई सी कितना है 5.4 है। पॉइंट काटिए, अब कट सकता है कि नहीं, 18 एकम 18, 18 तियाँ 54। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, 3 की ए डी से गुणा करोगे तो हो जाएगा 3 ए डी, इधर गुणा कराएंगे तो 7.2। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देखें यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए ए डी बराबर 7.2, ये 3 गुणा में है तो बट्टे में आ जाएगा, पॉइंट से आप काटेंगे तो इस तरीके से। अब क्या कट पाएगा, ये नहीं, 3 कम 3, 3 दूना 6, 1 7, 3 चौके 12, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि ए डी जो आया है वो आया है 12 को 5 से भाग दो कितना आएगा, 5 दूना 10, 5 चौको 20, यानी ए डी हमारे पास 2.4 आएगा। ठीक है, ए डी कितना आएगा 2.4। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, 2.4 कहाँ है इसमें, इसमें ये वाला सी सही है। देखिए 2.4 सेमी। अगला क्वेश्चन है 11वां, दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए भुजाएं हमें दी हुई है, क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल यानी कि इसका वर्ग करना है। देखो 3 का वर्ग कितना होगा 9 और 4 का वर्ग होगा 16, यानी कि वो वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर ये दिया जाता तो आप इसका वर्ग निकाल लेते, 9 का वर्ग 3 हो जाता, 16 का वर्ग 4। मतलब मैंने इसको बताया था ना आपको किस तरीके से करना होता है। अगर ये दिया गया है तो इनका स्क्वायर कर दो, और अगर ये दिया गया है मतलब क्षेत्रफल दिया गया है और भुजाएं पूछ रहा है तो उसका वर्ग निकाल लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल दिया गया, क्षेत्रफल होगा ओ ए बी, ये त्रिज्यखंड है, थीटा दिया गया है, त्रिज्या भी दी हुई है, हमें क्षेत्रफल पूछा गया हमसे। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, क्वेश्चन 12 है। इसमें चित्र क्या है, किस तरीके से है, चित्र कुछ इस तरीके से बनाया गया है। पूरी हमसे तो आइसक्रीम बन गई। ये हमारे पास ए है, ये बी है, आपको अच्छे से बनाना है, हम कोई कलाकार नहीं है। आप कहोगे हम क्या कलाकार हैं, अरे भाई आप भी नहीं हो, आप बना लेना पटरी वगैरह से, मैंने पिन से बनाया तो गलती थोड़ी बहुत ऐसे हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिया गया है, ये वाला 4 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी ये त्रिज्या है,
और ये थीटा है और हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो फार्मूला बताइए आप, हर जगह फार्मूला है भैया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, त्रिज्यखंड हमारा OAV है, OAV का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। मुझे याद है, आपको भी याद करने पड़ेंगे, नहीं तो अगर आपको सवाल करने हैं तो फार्मूले याद करने होंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है, बटा 360 गुणा पाई कितना है, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, आर कितना है, 4 गुणा 4, 0 से 0 काटोगे, 9 कम 9, 9 चौक 36 और 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, अब कितना है पर बचा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और ये भाग दोगे जब वहाँ पे से तो कितना आएगा बताइए, 7 ही कम 7 और 8 18 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 और 7 छंग 42 ज़्यादा हो जाएंगे, 7 पना 35, मतलब 12.5 कुछ आएगा लगभग में। सही आया है ना भैया, देख लेते हैं एक बार सही से रखा है कि नहीं रखा है मैंने। हमें लग रहा है कि इसमें ऑप्शन तो कोई दिख नहीं रहा है 12.5 वाला। देखो थीटा है 30 डिग्री और ये आर स्क्वायर 0 से 0 कटा, अरे यार थोड़ा गलती हो गई यहाँ पर काटने में। देखिए ये 0 से 0 कट गया, 3 कम 3 3, यहाँ पर 12 आएगा ना, 3 कम 3 3 दूना 6 और 4 3 12 कटेगा, तो गड़बड़ हो गया यहाँ पर, बहुत गड़बड़ हो गई भैया। चलो देखिए कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पर कितना आया था, 1 आया था, इसको मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए क्षेत्रफल बराबर θ/360, जल्दी में ये सब हो गया, जल्दबाजी नहीं करनी है हमसे, जल्दबाजी अभी हो गई थी। देखिए तो उसका मैंने भुगतान क्या कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। बताइए आर कितना है, 4 गुणा 4। देखिए अब 0 से 0 कटेगा, 3 कम 3 3 कम 3 3 दूना 6। अब देखो 2 छंग 12 हो जाएगा और 2 1 कम 2 2 1 कम 2। अब देखिए 2 3 6 और 2 दूना 4 और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। देखिए कितना होगा, 4 दूना 8 और 8 कमाल 88 हो जाएगा, क्योंकि 11 दूना 22 और 22 चक्कू 44। ठीक है, 11 दूना 22 हो जाएगा और 22 चक्कू 88 होगा और नीचे हमारा 3 से 21 होगा। जब भाग दोगे तो कितना आएगा बताइए, 88 को 21 से भाग देने पर आएगा हमारे पास 21 3 चौके 4 पॉइंट कुछ आएगा। क्या आएगा, 4 पॉइंट, आप भाग देकर देखिए कितना आता है। हाँ तो इसका भाग देने पर आएगा 4.19। ठीक है, मैंने भाग देकर देखिए, अभी हमारे पास साइड में मोबाइल रखा था तो मैंने 88 को 21 से भाग दिया तो 4.19 आया। ठीक है, सही है, दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला और बी वाला। ठीक है, बी वाला सही है। देखिए अगला 13वां क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान पूछा गया है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहीं पर आप देख करके एडजस्टमेंट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है, 13वां क्वेश्चन है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान पूछा गया है। इसके लिए आपको वो टेबल जो सारणी 8.1 है ना, वो पढ़नी होगी बेटा, याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो याद कर लो अभी से। ठीक है, हल करो यहाँ से इसका। देखो 2 tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगा दो। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, स्क्वायर लगा दो। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 का। देखिए ये प्लस माइनस है तो कट जाएगा और 2 1 कम 2, हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही बताइए इसमें, ऑप्शन सी सही है, फोकस कर ले थोड़ा। देखिए ऑप्शन सी 2 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, 14 है। cos स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, किसी एक को आप चेंज कर लो, मैं इसको चेंज करूंगा, इसके बराबर कर दूंगा। देखिए मैं देखिए cos स्क्वायर 67 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 23। ठीक है, और ये माइनस हमारे पास, इसको ऐसा ही लिखना है, एज इट इज लिखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बराबर करके आपको काटना भी तो है। cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा है कि नहीं, फार्मूले के हिसाब से थीटा हमारा 23 है। देखो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा आपका 23 डिग्री है। ये हमारे पास देखिए बराबर आ गया बिल्कुल, तो
प्लस माइनस है तो कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए 0, ये सी वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है, tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान होगा। यानी C जो होगा वो समकोण है और tan A बराबर इतना दिया गया है और हमें ये इस चीज़ का मान पूछा गया, sin A cos B प्लस cos A sin B, इसका मान पूछा गया है। चलो इसको भी कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, इसमें 90 डिग्री बोला तो मतलब समकोण ही बनेगा फिर। तो इसमें आप ऐसा कीजिए, एक ABC त्रिभुज बनाइए। क्या बनाइए, ABC त्रिभुज बनाइए। लेकिन सब यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में, आप देखिए C जो है वो C जो है 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा ना, तो C को यहाँ पर रखना है फिर, और ये A और ये B, यानी ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC हो गया। इसमें C बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, tan A बराबर 1/√3। ठीक है, तो बताइए आप मुझे tan A का मान क्या होता है। tan A बराबर क्या होता है बताइए, tan A बराबर लंब बटा आधार होता है ना, तो लंब कितना है, 1 है, और आधार कितना है, अंडर, ये लंब 1 है, आधार √3 है। आप देखें एंगल कहाँ है, एंगल ए क्या है, ऊपर है। अगर ये वाला एंगल जो है यहाँ पर ये ऊपर है तो ये वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है, कर्ण वैसा वैसा ही रहेगा, लेकिन ये क्या है, आधार है, तो आधार चेंज होकर के लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब एंगल, देखिए जब एंगल ऊपर होता है तो जो आधार है वो लंब हो जाता है, और जो लंब है वो आधार हो जाता है। ये एंगल जो है ये ऊपर है तो ये आधार है, लंब हो गया। तो देखिए लंब कितना है, 1 है, तो ये लंब होगा और आधार कितना होगा, √3 होगा। ठीक है, अब इसको आप कर्ण को निकालिए। समझ गए ना, जब एंगल ऊपर होगा तो लंब आधार चेंज हो जाएंगे, जो लंब होगा वो आधार हो जाएगा, जो आधार होगा वो लंब हो जाएगा। इतनी चीज बात को क्लियर हो गया होगा, जब एंगल ऊपर होगा तभी ये होगा। ठीक है, पाइथागोरस लगा करके कर्ण निकाल लीजिए। पाइथागोरस के हिसाब से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर कर्ण AB² और कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा ये है, प्लस आधार हमारा 1 है, तो AB² निकाल लीजिए। देखिए ये आएगा 3 और ये 1, तो AB बराबर आ जाएगा 3 और 1 4, स्क्वायर हटा लो रूट चढ़ेगा, तो AB बराबर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, 2, तो ये आ गया 2। ठीक है, हमसे मान क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है sin A और cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन देखो पहले ये बताइए, साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और कोस A बराबर क्या होता है, कोस A बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आपको देखिए साइन बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण। A क्या है, A ऊपर है, देखिए A क्या है, A ये जो है A ऊपर है, तो ये आधार क्या है, लंब है, और जो लंब है वो आधार है। तो लंब बटा कर्ण होता है फार्मूले के हिसाब से, तो लंब क्या है, लंब ये वाला है। ठीक है, 1 है, और कर्ण हमारा 2 ही है। कोस B, अब देखिए B जो आ गया, देखिए B आ गया नीचे, क्या आ गया, नीचे आ गया। अब नीचे आ गया तो कोई चेंज नहीं होगा, लंब ही रहेगा, आधार है आधार ही रहेगा। ठीक है, तो B जो है वो नीचे है, तो कोस क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा 1 है और कर्ण हमारा 2 है। ठीक है, और ये प्लस लगा दो, कोस A। अब देखिए A फिर से ऊपर आ गया, तो फिर चेंज कर दो, क्या है, कोस A बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार हमारा √3 हो जाएगा और कर्ण हमारा वही रहेगा। साइन B, अब B देखिए नीचे आ गया, तो लंब ही रहेगा, आधार रहेगा। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा √3 है और कर्ण हमारा 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। देखिए 1 कम 1 आ जाएगा और 2 दूना 4, ये आ जाएगा 3/4। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 आएगा, कितना आएगा, 1, क्योंकि 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 को 4 से भाग दोगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, इसमें हमारा ऑप्शन C सही है। कौन सा, C सही है, 15वें का C है ना, 15वें का C, हाँ देखिए ये वाला 15वें का C है, ये 15वें का C सही है। अगला देखिए, अगला क्या है,
निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, इसका हमसे माध्य पूछा गया है। तो मैं माध्य नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं माध्य, माध्यक और बहुलक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें माध्य, माध्यक और बहुलक समझा दूंगा, ठीक है। आप कमेंट कीजिए अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा। ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं इसको नहीं समझाऊंगा, ये आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। जो अलग क्वेश्चन है वो बताऊंगा। क्या है अगला 7वां क्वेश्चन है कि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आया है, ठीक है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन, हमारे लिए तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चंस को करने। मेंसुरेशन बहुत अच्छी लगती है मुझे करने में, बताऊँ, ठीक है। आपको कैसे लगती है कमेंट में जरूर बताना। 17वां है ना ये, 17वां है एक वृत्त का परिमाप। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर देखिए। वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। अच्छा, वृत्त का परिमाप किसके बराबर है? वर्ग के परिमाप के, वर्ग का परिमाप, ठीक है। चलो भाई, वृत्त का परिमाप कितना होता है? 2πr, ठीक है। और वर्ग का परिमाप कितना होता है? वर्ग 4 गुणा भुजा, यही होता है ना। तो इसको आप काट सकते हैं 2 दूना 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? πr, और ये 2 गुणा में तो इधर बटे में आ जाएगा, तो भुजा क्या आ गई हमारे पास? भुजा हमारे पास आ गई इतनी, ठीक है। चलो भाई, हमसे पूछा गया है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, प्रश्नानुसार क्या है? क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr², और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना। देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास? πr² है, πr²। भुजा कितनी है? देखिए भुजा हमारे पास है πr/2, πr/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है हमारे पास? πr² है, और ये स्क्वायर इस पर भी चढ़ जाएगा, यानी कि पाई स्क्वायर इसका होगा तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और ये r का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में 2 दूना 4 का भी स्क्वायर होगा। यहाँ पर थोड़ा सही से देखिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन। यहाँ पर r² है और r² ये कट जाएगा, यहाँ 2 है पाई, यहाँ 1 पाई, तो ऊपर ये भी कट जाएगा, तो ऊपर हमारा सिर्फ 1 बचा। ऊपर हमारा क्या आएगा? 1, नीचे हमारे पास पाई सिर्फ बची, और एक और बचा यहाँ पर 4, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि 1 होगा, और ये इस तरीके से 4 ऊपर चला जाएगा ना। तो कितना आएगा बताइए? 4 × 4 बटा पाई, तो हमारे पास क्या आएगा? 4 बटा पाई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? देखिए पाई का मान क्या होता है? 22/7, ठीक है, यही तो होता है ना। और ये 7 ऊपर गुणा करेगा तो कितना आएगा? 7 चौक 28 बटा 22, 2 × 2 2 चौक 8, 2 × 2 2 × 2, तो 14 अनुपात क्या आ रहा है हमारे पास? 14 अनुपात 11 आ रहा है। कितना? 11 है, ठीक है, 11, 14 अनुपात 11, क्योंकि 14 बटा 11 है, तो 14 बटा की जगह पर अनुपात हो जाएगा 11, तो 14 अनुपात 11 आया, 14 अनुपात 11 आंसर, ठीक। कौन सा ऑप्शन से ये देखते हैं? ये फोकस नहीं हो रहा है क्या? हाँ, देखिए क्या है? 14 अनुपात 11, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार कागज, ठीक है, कागज एक आयताकार है, 40 सेंटीमीटर गुणा 22 सेंटीमीटर को मोड़कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई इतनी है। हमें बेलन की त्रिज्या निकालनी है। अच्छा, ये आयत की लंबाई 40 है और चौड़ाई 22 है, और बेलन की ऊंचाई है 40, हमें बेलन की त्रिज्या निकालनी है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखेगा, ये क्वेश्चन भी मेंसुरेशन से रिलेटेड ही है, तो इसमें भी बहुत मज़ा आएगा। देखिए कैसे, क्या यहाँ पर बताया गया है? आयताकार कागज, ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर बेलन है ना, बेलन, तो बेलन का क्षेत्रफल होगा, बेलन का क्षेत्रफल। ये दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे,
क्यों? क्योंकि अगर ये मान लीजिए 8 मीटर चौड़ा है, मान लीजिए इसका क्षेत्रफल 8 मीटर है तो इसका भी 8 मीटर, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर ही होगा ना। कागज को कैसे भी मोड़ कर बना दो, क्षेत्रफल तो उतना ही आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और हमें दिया भी है। बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये देखिए 2 बार लिखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई देखिए आपको दिख रहा होगा 40 गुणा 22 दिया गया है, 40 गुणा 22, 40 गुणा 22, और ये पाई का मान कितना होता है? 22/7, और आर स्क्वायर हमसे आर तो पूछा गया है, एच हमें दिया गया है 40, ठीक है। देखिए 22 से 22 कट जाएगा, 22 कम 22, 22 कम 22, और कुछ कटेगा, 40 से 40 कट जाएगा, तो 7, यहाँ पर 7 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 7 बराबर क्या आएगा? आर स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा लोगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा? √7। तो क्या है हमारे पास त्रिज्या? √7, ठीक है भैया। 18वां है ना, तो 18वें का कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए 18वें का ऑप्शन √7 हमारा आया है, तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ देखिए √7 का वर्ग कितना होता है? √7 है, √7 का मान अगर आप 7 का अंडर जब निकालोगे, यानी कि वर्ग निकालोगे 7 का, तो वो 3.5 आएगा। कितना आएगा? 3.5 के लगभग आएगा, अप्रोक्स इतना ही आएगा, ठीक है, अप्रोक्स इतना ही आएगा। तो √7 को ऐसे भी लिख सकते हो, है कि नहीं? 7 का वर्ग इतना भी होता है, तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सही होगा। देखिए 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन 19वां देखिए क्या है। क्वेश्चन है ये वाला, निम्नलिखित सारणी का माध्यक होगा। तो माध्यक मैं नहीं बताऊंगा, मैंने बताया पहले ही। तो 20वां देखिए, यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक इतने हैं, तो यानी कि माध्य दिया गया इतना, माध्यक कितना है, और हमें बहुलक निकालना है। चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सभी हो जाएंगे बड़ी आसानी से, ठीक है। हो गए हैं सभी के सभी, बस ये लास्ट बचा है 20वां। हमें दिया गया है माध्य, माध्य में दिया है 24.5 यानी 24.5, और हमें माध्यक दिया गया है, माध्यक दिया है 26। हमसे पूछा गया बहुलक। जब 3 चीज़ें दी होती हैं और 2 आपको दी गई हैं और तीसरी पूछी गई है, यानी माध्य माध्यक दिया गया है और बहुलक पूछा गया है, तो फार्मूला क्या लगेगा बताइए? फार्मूला क्या होगा? फिर आपको याद होगा बहुलक बराबर क्या होता है बताइए? बहुलक बराबर होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये आपने 9वें में पढ़ा होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। देखिए बहुलक पूछा गया है, बहुलक बराबर 3 माध्यक, माध्यक कितना है? 26 माइनस 2 माध्य, माध्य कितना है? 24.5। इधर गुणा करेंगे तो 3 × 18, 3 × 6 = 7। इधर करेंगे 2 × 5 = 2 × 4 = 8 = 9, और 2 × 4 = 5। इतना ही आएगा ना, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 = 9, 2 × 4 = 5। अब घटा दीजिए यहाँ से दहाई लेंगे 18, 18 से 9 गए, 9 बचा, और यहाँ 6, 6 में से 5 गए 1, यानी 19 आएगा। क्या आएगा? बहुलक। बहुलक हमारा कौन सा? 19 आया। तो ऑप्शन कौन सा सही है बताइए? 19, 19, 19, 19, और यहाँ तो कोई ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है 19 भैया। सही घटाया ना मैंने? हमें लगता है गलत घटा दिया मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने यहाँ पर। देखिए कैलकुलेशन में गलती हो सकती है वैसे, तो कहीं पर यहीं पर मिस्टेक हो रही है लगता है। माध्य इतना है और माध्यक हमारे पास 26 है, ठीक है। तो बोला बोला 3 माध्यक, 3 माध्यक कितना है? माइनस 2 माध्य, माध्य इतना है। तो यहाँ पर गलती से लगता है थोड़ी 24.5 है ना, इसको 2 से गुणा कराएंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 9, और 2 × 4, ये 49 आएगा, ठीक है। गुणा थोड़ी गलती हो गई यहाँ पर, तो 49 यहाँ पर 29 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर गुणा करने में, तो आप चेक कर लेना, कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई समस्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सभी के सभी क्वेश्चन हो गए हैं, और ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? 29 वाला है ना, तो 29 वाला सही है। 29 सी, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, सी ही है ना? हाँ सी है, देख लीजिए सी है ना, 20 में का सी। और हाँ अगले वीडियो में हम क्या करेंगे? अगले वीडियो में जो बिस्तर तुतरी बचे हैं ना, इन सभी को उड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे बिल्कुल एक बार में। इतने बचे हैं, तो इसको भी आप देखेंगे, जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें भी। सभी के सभी त्रिकोणमिति सब कुछ मिक्स है, और जो है आपने बुक तो पढ़ ली होगी आपने बुक। अब अनसोल्ड को करिए, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम अगले वीडियो में करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।